सभी मित्रों को नमस्कार। आज दोबारा हाजिर एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम बोर्ड पे लिखा हुआ है, दैट इज सिंपली द ब्रोंकिएक्टेसिस। ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन फिर भी कभी कभार क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन आया हुआ है, साइन एंड सिम्टम्स में से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? तो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके रिगार्डिंग भी बात करते हैं सिस्टमेटिक वे में ब्रोंकिएक्टेसिस के बारे में। क्लियर? नाम मैंने बोर्ड पे लिखा है इसका क्या मतलब है समझने के लिए इस नाम के हम दो हिस्से करते हैं। एक्टेसिस, ये वर्ड सेम ऐसा कैसा एटीलैक्टेसिस में भी हमने पढ़ा था, एटीलैक्टेसिस। तो एक्टेसिस का मतलब यहां पर भी वही है, सिंपली एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब प्रसार या फैलाव या फैलना। ब्रोंकाई का मतलब ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है। ट्रेकिया कैरिना पे आके, कैरिना आप सभी को पता है, प्रोबेबली T4 का ये पॉइंट है इन रिलेशन टू थोरेसिक वर्टिब्रा 4। 80% लोगों में ये T4 पे आके बाइफर्केट हो जाता है, लेकिन कई बार ये T3 से लेके T5 तक भी आता है और बाइफर्केशन होता है, लेकिन ज़्यादातर में 80% पे ये T4 पे आके बाइफर्केट हो जाता है। प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई आगे जाके सेकेंडरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट होती है, क्योंकि राइट साइड में 3 लोब होते हैं लंग्स के अंदर, तो 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई, और ये सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर आगे जाके टर्सरी ब्रोंकाई के अंदर कन्वर्ट होती हैं। ये टर्सरी ब्रोंकाई आगे जाके हम बात करेंगे ब्रोंक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होती है, और ब्रोंक्यूल्स का जो लास्ट एंड होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में ये मैंने बात करी है। ये है प्राइमरी ब्रोंकाई, फर्स्ट ब्रोंकाई, मेन ब्रोंकाई जो ट्रेकिया से बन रही है, जो राइट में जाती है राइट ब्रोंकस, लेफ्ट में जाती है लेफ्ट ब्रोंकस। तो ब्रोंकिएक्टेसिस का मतलब क्या हुआ? एक्टेसिस का मतलब एक्सटेंशन। यहां ब्रोंकी का मतलब ब्रोंकी, ब्रोंकाई एज वेल एज ब्रोंक्यूल दोनों से है। मतलब ये कि ट्रेकिया के बाद ये जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं टिल द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, अगर इनका इनलार्जमेंट हो जाए, अगर ये फैल जाए, अगर ये एक्सटेंड हो जाए, हम बोलेंगे ब्रोंकिएक्टेसिस हो गया। ब्रोंकिएक्टेसिस का सिंपली मतलब होता है डायलेशन, डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। सिंपली हम बोलेंगे क्या हो गया है ब्रोंकिएक्टेसिस। नाम से पता चल रहा है, एक्सटेंशन ऑफ ब्रोंकाई एज वेल एज ब्रोंक्यूल्स। नॉर्मल शेप इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है इस डिजीज में। सपोज मैं बताऊं किस तरीके से ब्रोंकिएक्टेसिस होता है, तो मैं ये डायग्राम बना रहा हूं। ये प्राइमरी ब्रोंकाई लेफ्ट साइड की, तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसे होती है, लेकिन अगर मरीज ब्रोंकिएक्टेसिस का सपोज लेफ्ट साइड में, तो इस तरीके से ये ब्रोंकाई हो जाएगी, ये फर्दर इस तरीके से डायलेट होगी। फर्दर अगर एक्सटेंशन देखेंगे तो इस तरीके से यहां पर इनका आगे की तरफ एक्सटेंशन होता जाता है इनलार्जमेंट के फॉर्म में। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। अगर यही स्ट्रक्चर मेंटेन्ड नहीं रहे, अगर ये शेप डिस्टॉर्ट हो जाए और यहां पर अगर इनका डायलेशन हो जाए, ब्रोंकाई डायमीटर में फूल जाए, बढ़ जाए, हम बोलेंगे क्या हो गया है ब्रोंकिएक्टेसिस। तो सिंपली ब्रोंकिएक्टेसिस इज एन डायलेशन ऑफ द ब्रोंकाई एज वेल एज ब्रोंक्यूल्स। ये जो डिजीज हमने लिखा है ये क्रोनिक इन नेचर एक डिजीज है। दैट मीन्स जैसे हमने पढ़ा है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अस्थमा की डेफिनेशन में भी आता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवे, वैसे के वैसे ये बीमारी भी क्रोनिक टाइप की एक बीमारी है। इसका मतलब कि इसका स्टार्टिंग धीरे धीरे होता है, लेकिन ये बीमारी लॉन्ग टर्म चलती है। एज वेल एज ये जो डायलेशन होता है ये इररिवर्सिबल होता है। इररिवर्सिबल का मतलब ये कि अगर ये शेप इनलार्ज हो गई है तो दोबारा इसको हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते, वापस नॉर्मल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बीमारी है एक बार होती है, दैट मीन्स ये परमानेंट चेंजेस कॉज करती है हमारे ब्रोंकियल ट्री के अंदर। हमारा ये ब्रोंकियल ट्री परमानेंटली डायलेट हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, और ये बीमारी इंसिडियस होती है, धीरे धीरे अराइज होती है, लॉन्ग टर्म चलती है। हम बोलेंगे इट इज एन क्रोनिक इन नेचर डिजीज। तो बाय मीन्स डेफिनेशन क्या हुआ, ब्रोंकिटिस की कंप्लीट डेफिनेशन बोल रहा हूं। एक क्रोनिक
इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई एज वेल एज ब्रोंक्यूल्स, हम बोलेंगे ब्रोंकी एक्टेसिस। क्लियर? तो बाय डेफिनेशन क्या मतलब निकला कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक की जितनी भी स्ट्रक्चर आ रही हैं ब्रोंक्यूल ट्री में, फ्रॉम ट्रेकिया से आगे डिवाइड होके टिल द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर है, ये अपनी साइज को मेंटेन नहीं कर पा रही है, अपनी नॉर्मल शेप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, और जब मेंटेन नहीं होगा तो इनमें क्या हो जाता है, डायलेशन। क्योंकि लंग्स में होता है इलास्टिक टिश्यू, हर एक चीज का जो डेफिनेट शेप है वो मेंटेन है इलास्टिक टिश्यू की वजह से, और वही इलास्टिक टिश्यूज, वही मसल जो इनकी शेप को मेंटेन करके रखता है, वो डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। चूंकि वो डैमेज हो गए तो उनकी शेप जो मेंटेन करने का काम था वो भी नहीं कर पाते, और इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा एयरवे एक्सट्रीमली डायलेट हो जाता है, और इसी डायलेशन को हम बोलते हैं बेसिकली द ब्रोंकी एक्टेसिस। डेफिनेशन वाइज 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। व्हाट इज द मीन ऑफ ब्रोंकी एक्टेसिस? तो नाम में ही पता चल रहा है, एक्टेसिस मतलब एक्सटेंशन, प्रसार होना, फैल जाना ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का। क्रोनिक इन नेचर का डिजीज, और ये जो इनलार्जमेंट हो रहा है, डायलेशन हो रहा है, ये परमानेंट हो रहा है। परमानेंट का मतलब इरिवर्सिबल है। वंस द ब्रोंकाई गेट डायलेशन इट डजंट रिवर्स, दैट मीन्स दे डू नॉट रिवर्स इटसेल्फ बाय इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑल्सो। क्लियर? तो दैट इज सिंपली द ब्रोंकी एक्टेसिस। तो डेफिनेशन हमको समझ में आ गया कि क्रोनिक इन नेचर का इरिवर्सिबल डायलेशन है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का। ये डायलेशन क्यों हुआ, क्या इसके पीछे कारण है, और कारण के साथ ऐसा क्या होता है कि ये डायलेशन हो जाता है, दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। क्या कारण है और किस तरीके से उसकी पैथोफिजियोलॉजी है, वो हम अलोंग विद द कॉज पढ़ेंगे। कारण के साथ ही उसकी पैथोफिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे। रॉ पैथोलॉजी में बता देता हूं, पैथोफिजियोलॉजी की सभी कारण में ज्यादातर चीजों में क्या होगा, ज्यादातर चीजों में हमारा ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा बाय द म्यूकस। अगर ये एयरवे म्यूकस से भर जाए, प्रोग्रेसिव एक्युमुलेशन अगर म्यूकस का होता रहेगा, उसकी क्लियरिंग होएगी नहीं, तो ये म्यूकस इस एरिया को डायलेट करते रहेंगे। द एक्सर्ट प्रेशर ओवर द वॉल ऑफ ब्रोंकाई, और वो एरिया धीरे धीरे डायलेट होता रहता है। कई कंडीशन में इन्फेक्शन यहां होता है, और वो इन्फेक्शन जब होगा तो न्यूट्रोफिल्स वहां एक्ट करती है, और न्यूट्रोफिल हमेशा इलास्टेज बनाती है। वही पैथोफिजियोलॉजी जिसके बारे में हमने एम्फाइसीमा में बात करी थी। इलास्टेज लंग्स के इलास्टिक टिश्यू को डैमेज करता है, और जैसे ही यहाँ के टिश्यू डैमेज होंगे ड्यू टू द क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, क्रोनिक इन्फेक्शन कंडीशन, तब हम बोलेंगे कि वो इलास्टेज इलास्टिक टिश्यू को डैमेज कर देगा, और धीरे धीरे ये जो वॉल है डायलेट होने लगेगी, धीरे धीरे ये जो एयर स्पेस ये डायलेट होने लगता है। तो कंक्लूजन इज दैट आइदर ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेस म्यूकस इनसाइड द ब्रोंकाई, और ड्यू टू द क्रोनिक रिकरेंट लॉन्ग टर्म पल्मोनरी इन्फेक्शन, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्सेस की वजह से इलास्टेज यहां बनेगा, और वो यहां के टिश्यू को डैमेज कर देगा। और वंस टिश्यू डैमेज्ड, they lost their normal shape, they become dilated, और डायलेट होना ही टिल द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हम बोल रहे हैं ब्रोंकी एक्टेसिस। आपको कुछ याद आया होगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के आगे की स्ट्रक्चर कहलाती है रेस्पिरेटरी जोन, जिसमें होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, फिर एल्वियोलर सैक होता है, और एल्वियोलर सैक में होती है एल्वियोलाई। अगर ये एरिया डायलेट हो जाता है, इसमें इनलार्जमेंट हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा, तो देखो दोनों ही डायलेशन की कंडीशन है। ये दोनों बीमारियां कैसी है, जिसमें एयरवे एक्सट्रीमली डायलेट हो रहा है। अगर रेस्पिरेटरी जोन में डायलेशन होता है हम बोलेंगे एम्फाइसीमा, लेकिन रेस्पिरेटरी जोन के आगे ब्रोंकियल ट्री में डायलेशन होता है, तो उसके लिए उस बीमारी का नाम हमने दिया है, दैट इज द ब्रोंकी एक्टेसिस। दोनों डिजीज में सेम पैथोफिजियोलॉजी है, बस जो लोकेशन है टिश्यू के इनलार्जमेंट की वो यहां पर चेंज है। एम्फाइसीमा में हम बात कर रहे थे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद का एयर स्पेस डायलेट होता है, यहां पर हम बात करते हैं अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, पर्टिकुलरली ब्रोंकाई एक्सट्रीमली डायलेट हो जाती हैं। क्लियर? तो पैथोफिजियोलॉजी मैंने रॉ पैथोफिजियोलॉजी आपको बताई है, लेकिन अभी कारण के साथ दोबारा उसको डिस्कस करेंगे। ऐसा क्या हो जाता है कि पेशेंट में ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन
एयर का ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये ट्रेकिया है, और ट्रेकिया के आगे का ये रास्ता पूरा का पूरा अगर ये बंद हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, बंद होने की दो वजह है। पहली वजह कोई फॉरेन बॉडी आके वहां फंस जाए, फॉरेन बॉडी फंसेगी तो आपको पता चलेगा कि वो फॉरेन बॉडी इस वॉल को कंप्रेस करेगी, प्रेशर लगाएगी, दबाव लगाएगी। जितने लंबे समय तक ये रहेगी वो डायलेशन कॉज करेगी, क्योंकि टिश्यू को उसने डायरेक्टली डैमेज कर लिया, और एक बार अगर ये डैमेज हो गया ये इरिवर्सिबल होता है। तो सम टाइम इट मे बी ड्यू टू द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में भी कोई फॉरेन बॉडी यहां चली जाए। दूसरा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ही, लेकिन फॉरेन बॉडी की वजह से नहीं, यहां बहुत ज्यादा म्यूकस बन जाए और वो वहां एक्यूमुलेट होने लग जाए, जमने लग जाए, हमारी बॉडी उसको क्लियर ऑफ नहीं कर पाए, तब हम बोलेंगे कि जब एयरवे सपोज ये नॉर्मल शेप है, यहां बहुत ज्यादा म्यूकस जम रहा है, जम रहा है, जम रहा है, जम रहा है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो हवा जाने के लिए ब्रोंकाई डायलेट होगी, क्योंकि एयर स्पेस यहां नैरोवर हो रहा है, तो एक्सट्रीमली डायलेशन एक्सिस म्यूकस की वजह से वहां पर होता रहेगा, क्योंकि म्यूकस भी दबाव डालेगा हमारी एयरवे के ऊपर और दे बिकम डायलेटेड। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन पहला कारण, ऑब्स्ट्रक्शन आइदर मे बी ड्यू टू द फॉरेन बॉडी और एक्सिस सिक्रेशन और रिटेंशन ऑफ द म्यूकस इनटू द एयरवे। म्यूकस प्लग्स बन जाते हैं, दैट इज म्यूकस यहां जमने लग जाएगा और वो एरिया को डायलेट कर देगा। क्लियर? दूसरा कारण, डिफ्यूज एयरवे इंजरी। इस एयरवे में चोट लगे, डिफ्यूज मतलब प्रोबेबली एट ए लार्जर अमाउंट इन ए लार्जर एरिया। एयरवे इंजरी, एयरवे इंजरी डायरेक्ट फिजिकल नहीं, ये एयरवे इंजरी होती है ड्यू टू सम गैसेस, सम केमिकल्स। अगर कोई इरिटेटिव गैस चली जाए, कोई केमिकल चली जाए, तो हमको पता है कि बेसिकली वो एयरवे एयर के लिए बना हुआ है, अगर ये चीजें जाएगी तो वो पर्टिकुलर चीज जो गई है हमारे एयरवे में वो इस एयर पैसेज को इरिटेट करेगी, इरिटेशन से वही बहुत ज्यादा स्पुटम वहां प्रोड्यूस होना है, म्यूकस प्रोड्यूस होना है, और वो एरिया को वहां पे डायलेट कर देता है, क्योंकि उस चीज की एंट्री को रोकना होता है एयरवे को, और एक्सिस प्रोडक्शन की वजह से डायलेशन। पहली बात। दूसरी बात, ये जो चीजें जाएगी ये इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स वहां पे जनरेट करेगी, है ना, क्योंकि वो एयरवे एयर के लिए बना है, तो ये चीजें वहां पे नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन कॉज करेगी, और इन्फ्लामेशन में न्यूट्रोफिल्स एक्ट करती है, और न्यूट्रोफिल्स वही इलास्टेज बनाती है, और इलास्टेज का हम सबको मतलब पता है कि ये इलास्टिक टिश्यू को डैमेज कर देता है, इलास्टिक टिश्यू को डैमेज। वंस द इलास्टिक टिश्यू डैमेज, द एरिया जो कि इलास्टिक टिश्यू मेंटेन कर रहे हैं शेप को, वो फिर एरिया धीरे धीरे इनलार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज व्हाई द डिफ्यूज एयरवे इंजरी, ये भी हमारे एयरवे को इंजर्ड करती है और परमानेंटली डायलेट कर देती है, क्योंकि इसकी वजह से भी यहाँ के इलास्टिक और मसल्स जो टिश्यू हैं जो शेप को मेंटेन करेंगे वो यहाँ पे डैमेज हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म पल्मोनरी इंफेक्शन, लॉन्ग टर्म पल्मोनरी इंफेक्शन, पल्मोनरी मतलब लंग्स रिलेटेड इंफेक्शन, जो मरीज में कितने समय के लिए चलते हैं, लंबे समय के लिए। कुछ ऐसी लंग्स की बीमारियां हैं जो पर्टिकुलरली इन्फेक्टेड डिजीज है, दैट मीन्स प्रोबेबली बैक्टीरियल या वायरल कॉज की वजह से होती है, और उनका जो कोर्स है वो लंबा चलता है, लंबे समय तक वो रहती है। मैं बोलूं कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है, आपको पता है डिजीज कोर्स लंबा चलता है, एडिनो वायरस का इन्फेक्शन हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एडिनो वायरस हमने बोला था लीडिंग कॉज होता है बच्चों में न्यूमोनिया करने का, अदर बैक्टीरियल न्यूमोनिया। तो ये कुछ डिजीजेज हैं लंग्स में जो लॉन्ग टर्म चलती हैं, और ये पर्टिकुलरली बैक्टीरिया वायरल कॉजेज की वजह से होती है। बैक्टीरिया वायरस जब भी एयरवे में जाएंगे, हम सबको पता है ये इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे, वही न्यूमोनिया वाली बात यहाँ आ रही है। न्यूमोनिया भी क्या है, पैरेन्काइमा का इन्फ्लामेशन है, तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है इनटू द ब्रोंकाई एज वेल एज ब्रोंक्यूल्स, इन्फ्लामेशन होगा, न्यूट्रोफिल्स आएगी, न्यूट्रोफिल्स जब काम करेगी तो इलास्टेज और प्रोटीज दो चीजें बनती है, और वो दोनों ही चीजें हमारे इलास्टिक टिश्यू को वहां डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। जैसे डैमेज होगा हमारा ये एरिया ब्रोंकियल ट्री जिसको कहते हैं, ये डायलेट होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि डैमेज परमानेंट होता है यहां पर, इसलिए लॉन्ग टर्म पल्मोनरी इंफेक्शन। नेक्स्ट कारण है सिस्टिक फाइब्रोसिस।
सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है बेसिकली, लेकिन ज्यादातर इसको हम रेस्पिरेटरी या जीआई सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। इस डिजीज में बेसिकली ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव एक ये डिफेक्ट है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट का मतलब कि दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं बॉडी में, एक सेक्सुअल एक ऑटोसोमल। ऑटोसोम के जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें भी हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के दो जीन होते हैं, एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव। क्लियर? तो वो जो रिसेसिव टाइप का जीन होता है उसके साथ ये डिजीज ट्रांसमिट होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव। इस डिजीज में क्या होता है, ये बेसिकली इस डिजीज में एक्सोक्राइनल जो ग्लैंड्स होती है वो डिसफंक्शन करने लगती है। बॉडी में वह ग्रंथियां जो किसी नली के द्वारा, डक्ट के द्वारा अपने सिक्रेशंस को कहीं पर पोर करती है या डालती हैं, तो ये उसका डिफेक्ट है। बेसिकली इस बीमारी में उन एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो चीज सिक्रेट होती है वो बहुत थिक सिक्रेट होती है, बहुत गाढ़ी हो जाती है। मैं सपोज रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो यहाँ गॉबलेट सेल्स होती हैं जिनका काम होता है म्यूकस बनाना। तो ड्यू टू सिस्टिक फाइब्रोसिस वो गॉबलेट सेल्स जो म्यूकस बनाएगी वो बहुत गाढ़ा होता है, बहुत थिक होता है। और बहुत गाढ़ा और थिक म्यूकस अगर एयरवे में जमेगा, क्लियर, बाहर निकलेगा नहीं क्योंकि थिक है, और एक्सेसिव थिकन की वजह से ये हमारी वॉल को धीरे धीरे क्या करने लगता है, डायलेट करने लगता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये जीआई में भी आप पढ़ोगे, जो गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं ग्लैंड्स उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा थिकनिंग कर देता है। तो ये है सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसको डायग्नोज करने के लिए स्वेट क्लोराइड एक टेस्ट किया जाता है। क्लियर? तो ये पढ़ोगे आप डिटेल में, अलग बीमारी है, यहाँ मैं इटियोलॉजी वाइज बता रहा हूँ। सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्लियर, ये भी ब्रोंकिएक्टासिस करता है। नेक्स्ट कारण कहलाता है प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया। इसको कार्टाजिनर सिंड्रोम भी कहा जाता है। क्लियर? ये एक डिजीज का नाम मैंने यहां लिखा है, बोलते हैं इसको प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया। एयरवे में सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है ब्रोंक्यूल्स के अंदर और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और ब्रोंकाई में होता है कॉलुमनर एपिथेलियम, हमने पढ़ा है ड्यूरिंग द एनाटॉमी। तो चाहे एपिथेलियल सेल्स कोई सा भी हो, वहां पे सीलिया है एयरवे में, और इन सीलिया का काम हमने पढ़ा था कि ये बेसिकली म्यूकोसीलियरी एस्केलेटर का काम करती हैं। दैट मीन्स व्हाट मीन्स, ये मैंने बोला ये एयरवे है, यहाँ सीलिया है। ये सीलिया क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, और मूव करके यहाँ का जो म्यूकस है उसको ऊपर की तरफ धकेलते हैं। ऊपर की तरफ जब एयरवे में आएगा तो इसको हम कफिंग के द्वारा, एक्सपेक्टोरेशन के द्वारा बाहर निकाल पाते हैं, और हमारा ये एयरवे हमेशा क्लियर रहता है। रास्ता क्लियर तो हवा अच्छे से जाती है। लेकिन कई बार कुछ लोगों में जिसमें ये बीमारी होती है प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया, या इसी को कहा जाता है कार्टाजिनर सिंड्रोम, ये भी एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में होता है। ये भी ऑटोसोमल एक रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें ये सीलिया इस तरीके से अपवर्ड मूवमेंट में, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर पाते। दैट मीन्स व्हाट, आप देखो नाम से पता चल रहा है, सीलियरी डिस्काइनेसिया। डिस्काइनेसिया, काइनेसिया दैट मीन्स मूवमेंट, एक्टिविटी, काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स जो मूव कराने वाली एनर्जी है। तो यहाँ काइनेसिया दैट मीन्स मूवमेंट की बात हो रही है, ये डिस्टर्ब हो गया। सीलिया का जो अपवर्ड मूवमेंट का तरीका है जिससे म्यूकस बाहर जाएगा वो यहाँ नहीं होता है, और जब यहाँ नहीं होता है तो ये म्यूकस यहीं पड़ा रहता है, और सारा खेल यहाँ म्यूकस का ही है। ज़्यादा म्यूकस जमेगा, ये एरिया को डायलेट करता जाएगा, और वही डायलेशन हम पढ़ रहे हैं, क्या बोला जाता है, ब्रोंकिएक्टासिस। प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया, प्राथमिक, इट इज ड्यू टू द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इनिशियली, इसको बोला जाता है कार्टाजिनर सिंड्रोम। दैट मीन्स सीलिया अपवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाते हैं, और जब वो नहीं कर पाएंगे एरिया में म्यूकस जमता जाएगा, और ब्रोंकाई हमारी डायलेट होती जाएगी। क्लियर?
दैट इज प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेशिया। इसको अल्टर्ड सीलियरी मूवमेंट भी कहा जा सकता है। अल्टर्ड सीलियरी मूवमेंट, बात भी वही है कि जो सीलिया का मूवमेंट है वो अल्टर हो गया, वो एबनॉर्मल हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया, इसी को कह रहे हैं हम प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेशिया। क्लियर? लास्ट कारण मैं बता रहा हूं, उसको बोला जाता है इडियोपैथिक कॉज। इडियोपैथिक का मतलब होता है कि अननोन इटियोलॉजी, अननोन कॉज। सॉरी, दैट मीन्स व्हाट? यहां हम देख रहे हैं कि एक कारण हमने लिखा है इडियोपैथिक, ये वर्ड कई बार आता है मेडिकल फिजियोलॉजी में। इसका मतलब होता है कि कारण वहां जरूर प्रेजेंट है लेकिन हमें पता नहीं है, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर फैक्टर, द अननोन कॉज। बीमारी है मरीज में, हमने सारी डायग्नोसिस कर लिया, सारे इटियोलॉजी देख लिया, ये कोई नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम है, डिजीज है, वहां पर मरीज को परेशानी है, तो दैट मीन्स व्हाट कि डिजीज है लेकिन कारण नहीं पता, तो हम बोलेंगे कारण तो जरूर है लेकिन पता नहीं चल रहा है, दैट इज द इडियोपैथिक कॉज। इट इज अननोन इटियोलॉजी, बीमारी स्टिल परसिस्ट लेकिन हमको कारण नहीं पता चलता। क्लियर? तो ये है डिफरेंट इटियोलॉजी, और इटियोलॉजी के साथ ही हमने देखा पैथोफिजियोलॉजी को भी कि किस तरीके से ये हमारा जो एयर स्पेस है ये डायलेट हो जाता है। सभी में कंक्लूजन दो बातों का आ रहा है कि या तो एयरवे किसी चीज से इंजर्ड हो जाए, कोई फॉरेन बॉडी, कोई गैस, टॉक्सिक गैस, कोई इरिटेटिव गैस, कोई केमिकल, या इन्फेक्शन, मल्टीपल इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स की वजह से म्यूकस इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो कि वो हमारी बॉडी क्लियर नहीं कर पाती। सिस्टिक फाइब्रोसिस में म्यूकस प्रोड्यूस तो नॉर्मल होता है लेकिन बहुत गाढ़ा होता है और वो एरिया को क्लियर ऑफ नहीं कर पाता। क्लियर? तो कंक्लूजन इज दैट कई एरिया बिकम डायलेटेड प्रोबेबली, और ऐसा क्यों? ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इलास्टिक एंड मसल ऑफ द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल ट्री। दैट मीन्स एरिया डायलेट हुआ, क्यों हुआ? कारण तो हमने देखा, लेकिन अल्टीमेटली यहां डैमेज हो रहे हैं वो टिश्यू जो कि शेप को मेंटेन करते हैं, और वो हमें पता है कौन से टिश्यू होते हैं, वो है हमारे एयरवे की मसल्स और साथ में इलास्टिक टिश्यू, वो डैमेज हो जाएंगे इन सब की वजह से, और फिर हम देखेंगे कि एरिया जो कि नॉर्मली मेंटेन रहना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज, वो यहां पे मेंटेन्ड नहीं रहेगा। क्लियर? तो दोबारा इटियोलॉजी का नाम मैं ले लूं, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, डिफ्यूज एयरवे इंजरी हो जाए, लॉन्ग टर्म पल्मोनरी इंफेक्शन हो, सिस्टिक फाइब्रोसिस मरीज को हो जाए, प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेशिया या कार्टाजिनर सिंड्रोम हो जाए, ये दोनों बीमारियां क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, और यहां क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव, एक होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक होता है सेक्सुअल रिसेसिव, सेक्सुअल डोमिनेंट, ये है ऑटोसोमल रिसेसिव। क्लियर? 3 बार मैंने रिपीट कर दिया है, याद रखना है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, निम्न में से कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, कई नाम वहां पे लिख लेंगे, तो ऑटोसोमल रिसेसिव आए तो ये दो आपको यहाँ ध्यान जरूर रखने हैं, और भी आप अलग अलग चीजें पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस तरह के क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी की टर्म्स आएगी। क्लियर? और लास्ट में हमने देखा अननोन इटियोलॉजी, कारण है लेकिन हमें नहीं पता, इसलिए हमने नाम दे दिया इडियोपैथिक कॉजेस। क्लियर? इस तरफ मैंने नॉर्मल शेप बनाया है, लेकिन उस तरफ बनाया है ब्रोंकियोएक्टासिस वाला शेप, किस तरीके से हमारा ये जो ब्रोंकियल ट्री है वो एक्सट्रीमली डायलेट हो जाता है आगे, और टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक बनाया है तो ब्रोंकियल इस तरीके से फूल जाती। क्लियर? दैट इज द ब्रोंकियोएक्टासिस। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रोंकियोएक्टासिस। क्लियर? तो यहां हम देख रहे हैं कॉमन इटियोलॉजी है, ज्यादातर इन्फेक्शन की तरह ही है, तो यहां पर भी साइन एंड सिम्टम उनके जैसे ही आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? 1 बाय 1 बात करते हैं। क्रोनिक कफ, चूंकि डिजीज क्रोनिक इन नेचर है, कफिंग यहां होगी, एयरवे बंद है, बॉडी चाहेगी कि एयरवे खुले, बार बार कफिंग वो करेगी रास्ता खोलने के लिए, और ये हमको एक सिम्टम के रूप में देखेगा, मरीज लगातार खांसता रहेगा, क्रोनिक कफ यहां पर देखने को मिलेगा। पुरुलेंट स्पुटम, पेशेंट
ड्यू टू लॉन्ग टर्म पल्मोनरी इन्फेक्शन यहाँ एक कारण था। यहाँ हम देख रहे हैं कि इन्फेक्शन की वजह से स्पुटम प्रोड्यूस होगा, और चूंकि बैक्टीरियल ओरिजिन वाले ज्यादातर यहाँ पर लॉन्ग टर्म पल्मोनरी इन्फेक्शन होते हैं, तब उसकी वजह से वहां पर पस भी दिखेगी। तो स्पुटम के साथ पस आने लगे, हम बोलेंगे स्पुटम पुरुलेंट है, दैट इज द पुरुलेंट स्पुटम। पस विथ स्पुटम के लिए हम वर्ड काम में लेते हैं पुरुलेंट स्पुटम। क्लियर? तो क्रोनिक कफ या मरीज को होगा पुरुलेंट स्पुटम यहां देखने को मिलेगा। डिस्निया, सांस लेने में पेशेंट को बहुत दिक्कत होगी, रास्ता पूरा बंद है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत दैट मीन्स डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग, लेबर्ड ब्रीदिंग, पेनफुल ब्रीदिंग, हम बोल रहे हैं डिस्निया। इसका ये मतलब नहीं है कि एरिया डायलेट हो रहा है तो मरीज अच्छे से ब्रीथ ले रहा है। एरिया डायलेट हो रहा है, क्यों हो रहा है? ड्यू टू द म्यूकस एक्यूमुलेशन, ड्यू टू द फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन, ड्यू टू द लॉन्ग टर्म पल्मोनरी इन्फेक्शन। और ये रहेगा तो नो डाउटली मरीज का एयरवे डिफॉर्म्ड है, ब्रीदिंग पेशेंट अच्छे से नहीं करेगा। हम बोल रहे हैं मरीज को क्या हो रहा है? डिस्निया। हेमोप्टिसिस, हेमोप्टिसिस वर्ड पहले भी आया है। स्पुटम जो वो निकाल रहा है उसमें साथ साथ हीमो दैट मीन्स ब्लड आएगा, ब्लड टिंगल स्पुटम, स्पुटम के साथ ब्लड आना कहलाता है हेमोप्टिसिस। यहां देख रहे हैं एरिया बहुत डायलेट हो रहा है, तो जो पैपिलरी वेस्कुलेचर होता है वो भी डायलेशन की वजह से रप्चर हो जाता है और उसका ब्लड भी फिर धीरे धीरे स्पुटम में आने लग जाता है। हम बोल रहे हैं हेमोप्टिसिस मरीज को हो रहा है। पेशेंट बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, बहुत ज्यादा फटीग होगा, कमजोर और जल्दी थकेगा। क्यों थकेगा? क्योंकि ओवरऑल हम देख रहे हैं यहां पर मरीज में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और हर एक सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा न्यूट्रिएंट का, एनर्जी नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो आपको पता ही है जब बॉडी में एनर्जी नहीं होती है मरीज वीक हो जाता है, मरीज बहुत जल्दी थक जाता है ना। वीकनेस एंड फटीग will be filled by the patient. Clubbing of finger, clubbing of finger, नेल क्लबिंग भी बोलते हैं इसको। क्लियर? देखो एक नया सिम्टम यहां पर आ गया, क्लबिंग ऑफ फिंगर। ये क्रोनिक हाइपोक्सेमिया का एक साइन है बेसिकली। यहां पर उंगलियों में नेल प्लेट और नेल फोल्ड के बीच का जो एंगल है वो बहुत बढ़ जाता है। सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं, नेल का जो कर्वेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम सबके फिंगर की अगर बात करें, हमारी फिंगर प्रोबेबल इस तरीके से है। क्लियर? यहां पे होता है नेल फोल्ड, ये कहलाता है नेल फोल्ड, और ये कहलाता है नेल प्लेट, नेल प्लेट। अगर यही नेल प्लेट का जो कर्वेचर है, जो कर्व है, वो बढ़ जाए, अगर नेल ऐसे हो जाए, दिख रहे हैं आपको फिंगर, तो इस तरीके से कर्वेचर अगर बढ़ता है, यही कहलाता है क्लबिंग ऑफ द फिंगर या नेल क्लब। इसका डिफाइन करने का एक क्राइटेरिया और है, अगर एंगल, कोण इस नेल फोल्ड और नेल प्लेट के बीच में 180 या इससे ज्यादा हो जाए, 180 या इससे ज्यादा एंगल इन बिटवीन नेल फोल्ड एंड नेल प्लेट, इट इज कंफर्म्ड एज द क्लबिंग ऑफ द फिंगर। कहीं कहीं आपको 165 डिग्री एंगल भी मिलेगा प्रोबेबली इन द विकीपीडिया, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक में जाएंगे ज्यादातर मैथ्स सर्च MSN की, वहां सब जगह आपको 180 डिग्री एंगल और उससे ज्यादा का एंगल मिलेगा। तो दैट इज बेसिकली बता रहा है कि कर्वेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस तरह के एंगल में नॉर्मल कर्वेचर आप देख रहे हैं यहां पर, ये होता है 160 से कम, नॉर्मल स्टैंडर्ड, लेकिन 160 से ज्यादा को हम डायग्नोस नहीं करते हैं। डायग्नोसिस करने के लिए जरूरी है कि ये जो एंगल है, एंगल बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एंगल इस तरीके से हो जाए। क्लियर? 180 या इससे ज्यादा, ये वाला जो एंगल है इस तरीके से नेल प्लेट्स हो जाए, हम बोलेंगे ये एंगल देख रहे हैं आप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये दैट इज द क्लबिंग ऑफ फिंगर। एंगल मे बी 180 और मोर देन 180, दैट इज कॉल्ड द क्लबिंग ऑफ फिंगर। क्रोनिक हाइपोक्सेमिया की कंडीशन में ये आपको देखने को मिलता है। हमने बोला इट इज एन क्रोनिक इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई। क्लियर?
अब ये क्लबिंग क्यों होती है? ऐसा क्या होता है कि ऑक्सीजन की ब्लड में कमी है और उंगलियां इस तरीके से मोटी हो जाती है आगे से? इसके पीछे कई थ्योरी दी हुई है, हालांकि एग्जैक्ट पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड दैट क्लबिंग ऑफ फिंगर अननोन है, अभी भी नहीं पता कि क्लबिंग क्यों होती है, लेकिन बहुत सारी थ्योरीज दी हैं अलग अलग लोगों ने। उसमें से दो बेस्ट थ्योरी है। पहली थ्योरी ये कि जब भी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, ब्लड में कम होगी, नो डाउटली कोशिकाओं तक भी कम ऑक्सीजन जाएगी, तो हमारी बॉडी कंपनसेशन करने के लिए उन्हीं ब्लड वेसल्स का डायलेशन करना स्टार्ट कर देती है। ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, कम ब्लड ऑक्सीजन वाला है, उसको लेके जाना है, तो नो डाउटली रास्ता ज्यादा हो, ज्यादा ब्लड जाए कम ऑक्सीजन वाला ही, ताकि सप्लाई एटलीस्ट बढ़ जाए। तो डायलेशन यहां होता है, वैसो डायलेशन ड्यू टू द क्रोनिक हाइपोक्सेमिया की कंडीशन में इन द कैपिलरी ऑफ द नेल बेड्स, तो उसकी वजह से वहां पर आपको इस तरीके से क्लबिंग देखने को मिलती है। दैट इज वन थ्योरी, इट कॉजेज ब्लड वेसल्स डायलेशन, पहली बात। दूसरी थ्योरी बोलती है कि जब भी क्रोनिक हाइपोक्सेमिया की कंडीशन होती है, हमारे लंग्स ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं। ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर ये एक तरीके से प्रोटीन होता है स्पेसिफिक, और ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, अगर ग्रोथ होगी टिश्यू में तो ज्यादा ब्लड वहां पे ड्यू टू डायलेशन ज्यादा ब्लड जाएगा और एटलीस्ट ऑप्टिमम ऑक्सीजन वहां के सेल्स को, टिश्यू को मिलेगी। तो एक ये दूसरी थ्योरी है और ये ज्यादा अच्छी थ्योरी है। due to the chronic hypoxemic condition, the lungs releases growth factor that causes the vasodilation in the terminal end of the fingers. क्लियर? और इसी की वजह से ये क्लबिंग यहाँ पे हो जाता है। तो दैट मीन्स एज एन साइन एंड सिम्टम हमने बोलना है कि ब्रोंकिएक्टासिस में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लबिंग ऑफ फिंगर। न सिर्फ यहाँ पे क्रोनिक हाइपोक्सेमिया की कंडीशन लाइक लंग कैंसर, क्लियर, लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी आपको ये क्लबिंग ऑफ फिंगर देखने को मिलेगा। सीधा सा मतलब है नेल प्लेट का कर्वेचर बढ़ जाना या नेल प्लेट और नेल फोल्ड के बीच में जो एंगल है वो 180 या इससे ज्यादा हो जाना कहलाता है क्लबिंग ऑफ फिंगर। और जब क्लबिंग ऑफ फिंगर आपको देखने को मिलेगा तो इससे जुड़ा हुआ एक साइन भी यहां पॉजिटिव होगा और उसको बोला जाता है पॉजिटिव स्केम्ब्रोथ साइन। ये एक साइन है जो हमको ब्रोंकिएक्टासिस के मरीज में देखने को मिलेगा अगर क्लबिंग ऑफ फिंगर वहां पे प्रेजेंट है। सॉरी, देखो इसका मतलब क्या, स्केम्ब्रोथ साइन का मतलब होता है हम जिनकी नेल प्लेट्स एकदम नॉर्मल है, जिनमें क्लबिंग ऑफ फिंगर नहीं है, अगर दोनों नेल्स को आप मिलाएंगे, नॉर्मल फिंगर के नेल्स को, आपको इसके बीच में एक विंडो मिलेगा, एक खाली जगह जरूर मिलेगी। ये खाली जगह इसलिए क्योंकि एंगल 160 डिग्री से कम है। दैट मीन्स ये नाखून का प्लेट नॉर्मल कर्वेचर का है, दैट मीन्स हमें क्लबिंग ऑफ फिंगर नहीं है। ये कहलाता है स्केम्ब्रोथ साइन। क्लियर? अगर विंडो प्रेजेंट है तो ये नॉर्मल नेल्स को बता रहा है, क्लबिंग ऑफ फिंगर यहां पर नहीं है। लेकिन यहां क्लबिंग ऑफ फिंगर होगी तो आप देख पाएंगे कि दोनों नेल प्लेट के बीच में कोई गैप नहीं बचेगा, बिल्कुल गैप नहीं होगा। अभी आप देख पा रहे होंगे दोनों आपके जो उंगलियों के नाखून है उनको मिला दो, बीच में गैप जरूर मिलेगा। लेकिन अगर ये फिंगर क्लबिंग ऑफ फिंगर है तब ये गैप खत्म हो जाएगा, यहां पे किसी तरह का स्केम्ब्रोथ विंडो देखने को नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स व्हाट, कि क्लबिंग ऑफ फिंगर में स्केम्ब्रोथ साइन प्रेजेंट होता है, इसका मतलब स्केम्ब्रोथ विंडो वहां पे अब्सेंट होती है। मैं बोलूं मेरे नाखून नॉर्मल है, स्केम्ब्रोथ साइन नेगेटिव होगा। मैं बोलूं मेरे फिंगर में क्लबिंग है, स्केम्ब्रोथ साइन आपको पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव का मतलब होता है विंडो अब्सेंट, नेगेटिव का मतलब होता है विंडो प्रेजेंट। तो हम सब में स्केम्ब्रोथ साइन नेगेटिव है, लेकिन अगर क्लबिंग होगा तो उसमें स्केम्ब्रोथ साइन पॉजिटिव देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये साइन एंड सिम्टम्स हैं। दोबारा बता दूं, पेशेंट को क्रोनिक कफ होगा, लगातार खांसी होगी, पुरुलेंट स्पुटम, स्पुटम प्रोड्यूस करेगा, पस उसमें होगी। इसके बारे में एक बात और मैं बताना चाहता हूं आपको कि कई बार इसमें स्पुटम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, इवन 500 ml पर डे से भी ज्यादा।
हर बार नहीं लेकिन कई बार आपको मरीज में इतना ज्यादा स्पुटम प्रोड्यूस होगा कि आप देखेंगे कि इट मे बी वॉल्यूम वाइज, क्वांटिटी वाइज आप देखेंगे इट मे बी मोर देन 500 ml इन अ डे। बहुत ज्यादा मात्रा होती है। स्पुटम यूजुअली हम निकालते हैं 5 ml 10 ml मैक्सिममली, लेकिन ड्यू टू दैट डिजीज कंडीशन इट मे बी मैक्सिमम अप टू द 500 ml से भी ज्यादा, मोर देन 500 ml इन अ डे पर्सन कैन प्रोड्यूस द स्पुटम। डिस्निया, शॉर्टनेस ब्रीथ भी कहते हैं इसको, सांस लेने में दिक्कत होगी, स्पुटम के साथ ब्लड आएगा, हिमोप्टिसिस, मरीज बहुत ज्यादा कमजोर फील करेगा, थका हुआ, फटीग, क्लबिंग ऑफ फिंगर, नेल प्लेट और नेल फोल्ड के बीच में एंगल बहुत ज्यादा 180 डिग्री या उससे ज्यादा, या नेल प्लेट का कर्वेचर बढ़ जाना, और पॉजिटिव स्केमरोथ साइन का मतलब कि दोनों नाखूनों के बीच में खाली जगह नहीं मिलेगी। जो विंडो होता है, स्केमरोथ विंडो कहते हैं इसको, वो यहां पर अपसेंट होती है। क्लियर? तो दीज आर सिंपल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द ब्रोंकिएक्टासिस। नेक्स्ट चलते हैं इसके डायग्नोसिस के ऊपर। कौन सा टेस्ट होता है कि हम डायग्नोस करें मरीज को। तो यहां पर भी आपको सिंपली हेल्थ हिस्ट्री तो लेनी है, वो तो सभी में लेना ही होता है, कुछ इटियोलॉजी वाइज चीजें आपको पता चल जाती हैं। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं डायग्नोसिस के बारे में। हेल्थ हिस्ट्री पता करना है, सिस्टिक फाइब्रोसिस तो नहीं है, पता करना है कार्टाजिनर सिंड्रोम तो नहीं है, पता करना है लॉन्ग टर्म टीबी तो नहीं है, उसको निमोनिया तो नहीं है। तो इटियोलॉजी वाइज आपको पता करने में यहां से आसानी मिलेगी। हेल्थ हिस्ट्री क्लियर। दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन यहां करेंगे तो आपको ये सारे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। आपको क्लबिंग देखने को मिलेगा, क्लियर हिमोप्टिसिस मिलेगा, डिस्निया देखने को मिलेगा। तो जनरल है, इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। सबसे मेन टेस्ट जो कंफर्म करेगा ब्रोंकिएक्टासिस को, दैट इज द, एक ही चीज होती है एनाटॉमिकल डिस्टर्बेंसेस देखने के लिए, चेस्ट एक्सरे। पेशेंट के चेस्ट का एक एक्सरे लेना है और एक्सरे में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डायलेशन है। डायलेशन की वजह से हवा वहाँ रिटेन होगी, एयर होगी, और एयर अगर वहाँ होगी तो एरिया आपको ब्लैक देखने को मिलेगा। अभी आप बोलोगे सर लंग्स में एयर होती है लेकिन नॉर्मल डेफिनेट शेप में होगा। मैं बोलूं ब्रोंकाई डेफिनेट शेप है, वहाँ एयर है नॉर्मल, लेकिन वो एयर बहुत ज़्यादा इस तरीके से फैली हुई है हैप्पैज़ार्डली डायलेटेड एरिया में, तो समझ जाओ कि वहाँ का एरिया क्या है, एक्सट्रीमली डायलेटेड, जो बता रहा है पेशेंट को क्या हो गया, ब्रोंकाइटिस। कई बार एक्सरे में हमको क्लियर कट नहीं दिखता है तो कॉन्ट्रास्ट एक्सरे करवाया जाता है, उसको बोला जाता है ब्रोंकोग्राम। ब्रोंकोग्राम ये एक्सरे ही होता है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट डाई डाल के फिर एक्सरे लेते हैं। कॉन्ट्रास्ट डाई आपको पता है रेडियोपेक डाई होती है जो एक तरीके से ओपेसिटी बढ़ा देती हैं और एक्सरे वहां से इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और क्लियर कट पिक्चर के रूप में हमको वो दिखता है। क्लियर? तो वही एक्सरे ही है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट इन्हेल करवाते हैं मरीज को और फिर एक्सरे लिया जाता है ताकि उसका विजुअलाइजेशन अच्छे से आपको पता चले। क्लियर? सीटी स्कैन भी है हमारे पास नो डाउटली। सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी एक्सरे ही है। यहाँ इन तीनों में ही एक्सरे यूज की जाएगी, एक्स किरणें। और यहाँ पर बस फर्क ये है कि सीटी स्कैन से आप मल्टी डायरेक्शनल व्यू देख सकते हैं, 360 डिग्री एंगल से आप ब्रोंकिएक्टासिस की कंडीशन पेशेंट में देख सकते हैं। थोड़ा बहुत कॉस्टली है, यूजुअली अगर एक्सपर्ट वहाँ पर फिजिशियन है पर्टिकुलरली तो ही कैन कंफर्म द डिजीज ओनली बाय प्रिस्क्राइबिंग सिंपली द चेस्ट एक्सरे। लेकिन हो सके नहीं पता चले तो ब्रोंकोग्राम सेकेंडरी ऑप्शन है हमारे पास, कॉन्ट्रास्ट एक्सरे कराना होता है, और ये नहीं तो सीटी स्कैन हमको अल्टीमेटली कराना होता है। क्लियर? और इसी से कंफर्म होगा कि पेशेंट को आइदर ब्रोंकिएक्टासिस है या नहीं है। तो मेन टेस्ट दैट इज द चेस्ट एक्सरे। क्लियर? तो सिंपल टेस्टिंग है, ये हमको नॉर्मली सभी में करना ही होता है। हेल्थ हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इटियोलॉजी पता चलती है, बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी पता करने में आसान है। ये फिजिकल एग्जामिनेशन साइन एंड सिम्टम्स को देखने के लिए पता करना होता है, कंफर्म करने के लिए। कई बार हम क्लिनिकल पिक्चर को कोरिलेट करते हैं हमारे बुक पिक्चर के साथ और फिर कंफर्म डायग्नोस कर लेते हैं। तो क्लिनिकल, जैसे निमोनिया के केस में क्लिनिकल पिक्चर बहुत क्लियर होता है, आप देख के डायग्नोसिस कर पाते, तो इसलिए फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि क्लिनिकली क्या क्या उसमें प्रेजेंट है देख के हम बता सकते हैं। क्लियर? लेकिन इसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इसलिए चेस्ट एक्सरे इज एन टेस्ट टू कंफर्म द ब्रोंकिएक्टासिस कंडीशन। क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं अब मैनेजमेंट के ऊपर। मरीज आ गया हमारे पास,
मैनेज करना है। कैसे मैनेज करें? यहां पर जनरल मैनेजमेंट पेशेंट का करना होता है। ज़्यादातर हमने देखा कि इन्फेक्शन मरीज को है तो एंटीबायोटिक्स यहां देनी होती हैं। एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन यहाँ पर है, निमोनिया है, क्लियर, ट्यूबरक्लोसिस है, तो वहाँ अपनी एंटीट्यूबरल ड्रग आती है, वो भी एंटीबायोटिक्स ही होती है। तो यहाँ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक मरीज को देना होता है। जनरलाइज इन्फेक्शन है, पल्मोनरी इन्फेक्शन है, तो आप एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन दे सकते हैं। क्लियर। स्पेसिफिक अगर टीबी का है तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आपको देनी होती हैं, जो आप डॉट्स में पढ़ रहे हैं, तो एंटीबायोटिक ड्रग्स यहाँ पे मरीज को देनी पड़ेगी। दूसरा, यहाँ पर पेशेंट में ऑक्सीजन थेरेपी देनी होगी। ऑक्सीजन थेरेपी, आप देख रहे हैं पेशेंट को लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन की कमी है एरिया स्पेस बढ़ने की वजह से, क्योंकि फ्रेश एयर की एंट्री को रोकता है, फ्रेश एयर वेंटिलेट नहीं होती, तो मरीज को यहाँ ऑक्सीजन देनी होती है अलग अलग डिलीवरी सिस्टम से। चेस्ट फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी, ये वर्ड बार बार आता है हमारे सामने। सीओपीडी, निमोनिया, एटिलैक्टोसिस, सब जगह ये वर्ड आया है, यहां पर भी आ रहा है। चेस्ट फिजियोथेरेपी, पेशेंट के चेस्ट पे फिजियोथेरेपी देना, ताकि एयरवे में जहां कहीं भी बहुत ज़्यादा सिक्रेशन जम गए हैं उनको बाहर निकाला जा सके ग्रेविटी की मदद से। एरिया अगर क्लियर होगा, वेंटिलेशन प्रॉपर होगा, तो किसी तरह की प्रॉब्लम मरीज को नहीं होगी। तो एरिया को क्लियर करने के लिए, ड्रेन करने के लिए लंग सेगमेंट को हम पेशेंट के ऊपर चेस्ट फिजियोथेरेपी देते हैं। क्लियर। अभी बात करेंगे इसके बारे में थोड़ी देर बाद डिटेल में। चेस्ट फिजियोथेरेपी, यहां पर हमने चूंकि देखा कि ये जो बीमारी है ये इरिवर्सिबल डायलेशन कॉज करती है, और कोई भी चीज़ जो इरिवर्सिबल होती है उसको हम मेडिकली मैनेज नहीं करते हैं, उसका परमानेंट इलाज होता है सर्जरी करके। दैट मीन्स यहाँ पर सर्जिकल मैनेजमेंट हमको करना होता है, और सर्जिकल मैनेजमेंट भी यहाँ पर कोई करेक्टिव सर्जरी नहीं होती है, यहाँ पर बेसिकली क्योरेटिव सर्जरी होती है प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। तो यहाँ पर हम 3 तरीके से सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं। क्लियर। ब्रोंकाइटिस में सर्जरी हमको मेनली करनी है क्योंकि इरिवर्सिबल प्रॉब्लम है, और सर्जरी में हम क्या क्या करते हैं वो देख लेते हैं। सेगमेंटल रिसेक्शन, लोबेक्टोमी, न्यूमोनेक्टोमी, sometime lung transplant is required. क्लियर। देखो ये सारी चीजें, द सर्जिकल मैनेजमेंट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द स्कोप और एरिया ऑफ डैमेज। कितने एरिया में डैमेज हुआ है उसके अकॉर्डिंगली सर्जरी वहां पे परफॉर्म की जाएगी। मैं बोलूं कि पर्टिकुलर एक सेगमेंट में जो एयर स्पेस है, जो ब्रोंकियल ट्री है, वो डायलेट हो गया है, अब वो रिवर्स हो नहीं सकता है, तो चूंकि डायलेशन हो गया तो जो नॉर्मल हेल्दी जो ब्रोंकियल ट्री का पार्ट है उसको भी वो कंप्रेस करेगा और उसको भी दबाएगा, और वहां से भी फ्रेश एयर नहीं जा पाएगी। तो चूंकि ये बीमारी परमानेंट है, हम उस पर्टिकुलर अफेक्टेड पार्ट को सर्जरी से कट करके रिमूव कर देते हैं, परमानेंटली हटा देते हैं। अब ये एरिया या स्कोप के अकॉर्डिंग है, कितने एरिया में ब्रोंकाइटिस है उसके अकॉर्डिंगली हम सर्जरी परफॉर्म यहाँ पे करते हैं। सेगमेंटल रिसेक्शन, इसी को कहा जाता है सेगमेंटेक्टोमी। सेगमेंटेक्टोमी, देख रहे हैं आप, एक्टोमी, एक्टोमी वर्ड जहां भी लगता है, एक्टोमी यहां लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है, इसका मतलब कट एंड रिमूव। किसको कट एंड रिमूव कर रहे हैं? सेगमेंट को। यहां पर पर्टिकुलर अफेक्टेड सेगमेंट को हम कट करके हटा देते हैं। हम बोल रहे हैं हम रिसेक्ट कर रहे हैं, कट डाउन कर रहे हैं सेगमेंट को, वो सेगमेंट जो हमारे अब किसी काम का नहीं है, जो वेंटिलेशन में पार्टिसिपेट एक्चुअली नहीं करवा रहा, जो पैसेजवे की तरह काम नहीं आ रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो गया, एक्सट्रीम डायलेशन। तो सेगमेंटल रिसेक्शन, सर्जिकल रिमूवल ऑफ दी सेगमेंट। कई बार ये प्रॉब्लम एक लोब तक पहुंच जाती है, तब हम लोबेक्टोमी कर देते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ इंटायर लोब, कंप्लीट लोब को हटाना। हम सबको पता है राइट लंग में 3 लोब होते हैं, लेफ्ट में 2, तो ये जो लोब हैं ये सर्जिकल यूनिट होते हैं, एक तरीके से हम इनको क्या कर लेते हैं, हटा सकते हैं, लोबेक्टोमी। क्लियर। सर्जिकल फंक्शनल और एनाटॉमिकल यूनिट सेगमेंट होती है,
और उसके बाद का जो यूनिट होता है इंडिविजुअलाइज वो होता है लोब। तो एक्सपेंशन अगर ज़्यादा है एरिया में तो लोबेक्टोमी किया जाएगा, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ए लोब। न्यूमेनेक्टोमी, कई बार एक साइड के सारे लोब इन्फेक्ट हो गए तो हम बोलेंगे लंग्स ही खराब हो गया, उस केस में कंप्लीट सिंगल लंग को हम कट करके रिमूव कर देते हैं। न्यूमेनेक्टोमी, रिमूवल ऑफ इंटायर लंग, कंप्लीट जो एक लंग है उसको हम हटा देंगे मरीज से, सर्जरी करके हम बोलेंगे न्यूमेनेक्टोमी। क्लियर। और इवन एक लंग से मरीज काम चलाएगा, इफ नॉट पॉसिबल हेल्दी लंग हम ट्रांसप्लांट मरीज में करते हैं, कंप्लीट लंग करते हैं, पार्ट ऑफ लंग भी कर सकते हैं, लंग ट्रांसप्लांट। क्लियर, ताकि उसकी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो पूरी हो सके। क्लियर। अब ये तो सर्जरी है, सर्जन परफॉर्म करेगा, लेकिन हमारे लिए एक यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है कि जब भी ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है, पर्टिकुलरली सेगमेंटल रिसेक्शन, लोबेक्टोमी या न्यूमेनेक्टोमी, मरीज को कौन सी पोजीशन देनी है, और ये क्वेश्चन कई बार आता है। क्लियर। पोजीशन इन केस ऑफ न्यूमेनेक्टोमी के नाम से आता है ये क्वेश्चन, मरीज न्यूमेनेक्टोमी का है, कौन सी पोजीशन देनी है। क्लियर। चलो, यहां पोजीशन कौन सी देनी होती है। न्यूमेनेक्टोमी का मतलब होता है लंग को कट करके रिमूव हमने कर दिया, है ना, कट ऑफ लंग और उसको हटा दिया। एग्जाम्पल लेके मैं बात कर रहा हूं, राइट साइड के लंग को हमने कट करके हटा दिया है, राइट साइड का लंग, मरीज को कौन सी पोजीशन दें, फाउलर दें, सुपाइन दें, ट्रेंडलेनबर्ग दें, रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग दें। क्लियर। हमको कौन सी पोजीशन देनी है, हमको पोजीशन यहां देनी है, पेशेंट को उसी तरफ लिटाना है जिस तरफ की सर्जरी हुई है। मैं बोलूं राइट लंग को हटाया है, मरीज को कौन सी पोजीशन देंगे, राइट लेटरल ही देंगे। हम बोले लेफ्ट लंग को हटाया है, कौन सी पोजीशन देंगे, लेफ्ट ही देंगे, लेफ्ट साइड। ऐसा क्यों, राइट साइड की लंग को हटाया, अगर आप मरीज को राइट लेटरल नहीं देंगे तो ये स्थान खाली है, अंदर अब लंग्स नहीं बचा है, तो क्या होगा, जैसे ही मैं ब्रीथ करूंगा ये वाला जो लंग है ये एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होने के लिए इसको जगह इजीली कहाँ मिल जाएगी, राइट साइड में, तो ये लंग यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लंग इस तरफ आएगा, साथ में हार्ट भी शिफ्ट होगा, और सडन वहां पे क्या होता है, मीडिया स्टर्म शिफ्टिंग हो जाती है, सर्कुलेटरी फेल्योर हो सकता है, मरीज की डेथ भी हो सकती है। क्लियर। तो दैट मीन्स कि ये उस नॉर्मल लंग को अपनी पोजीशन हटाने के लिए प्रिवेंट करता है अगर हम आफ्टर न्यूमेनेक्टोमी उसी साइड मरीज को पोजीशन देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सर्जरी का एक बेसिक रूल है कि जहां सर्जिकल इंसिजन लगा होता है वहां स्प्लिंट लगाना जरूरी है, दबाव लगाना जरूरी है, ताकि पेन मिनिमम मरीज को हो। अब यहाँ पे इंसिजन है, सर्जरी हुई है, तो प्रॉबेबली अगर राइट लेटर देंगे तो पेन में भी पेशेंट को बेनिफिट होता है, पेशेंट को पेन कम फील यहाँ पर होगा। क्लियर। दोबारा बता दूं, मरीज को यहाँ पोजीशन के बारे में क्वेश्चन आता है, मेन पोजीशन तो ऑपरेटेड साइड ही होती है। मैं बोलूं राइट लंग हटाया, राइट साइड का ऑपरेशन है तो राइट लेटरल, लेफ्ट है तो लेफ्ट, लेकिन कांस्टेंट पोजीशन यही नहीं देते रहना है, हमको मरीज को सुपाइन में भी लाना है। तो कलेक्टिव जो पोजीशन का नाम बनता है उसको मैं बोलता हूं अल्टरनेट ऑपरेटेड एंड बैक साइड। आप समझ गए हैं, अल्टरनेट मतलब क्रम में, ऑपरेटेड साइड लिटा दिया, फिर वापस बैक के सपोर्ट के साथ, बैक के सपोर्ट का मतलब सुपाइन, फिर ऑपरेटेड, फिर सुपाइन, फिर ऑपरेटेड, फिर सुपाइन, इस तरीके से पोजीशन मरीज को देते रहना है। क्लियर। तो ये पोजीशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, दैट इज द सिंपली बोलना है अल्टरनेट ऑपरेटेड एंड बैक साइड। कई बार क्वेश्चन आ चुका है न्यूमेनेक्टोमी के केस में। क्लियर है। तो ये है जनरल मैनेजमेंट, आपको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये काम करना है। और भी ईटियोलॉजी वाइज कुछ भी अफेक्ट और अदर मैनेजमेंट भी यहाँ हो सकता है, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कई बार हम देते हैं। क्लियर। जैसे कि मरीज को न्यूमोनिया है तो वो फिर मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंगली होगा, मैं बोलूँ टीबी है तो उसके अकॉर्डिंगली होगा। ये मैंने बताया है जनरल मैनेजमेंट, ईटियोलॉजी वाइज स्पेसिफिक मैनेजमेंट अगर है तो वो डिजीज के अकॉर्डिंगली हम बात आगे करेंगे। ये जनरल मैनेज, एंटीबायोटिक देना है, ऑक्सीजन थेरेपी मरीज को देना है, चेस्ट फिजियोथेरेपी करना है, और अल्टीमेटली यहाँ जो मेन चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है वो होती है सर्जरी। हम उस पार्ट को कट करके हटा देते हैं जो अब किसी काम का नहीं बचा है, सेगमेंट को हटा दिया, सेगमेंटल रिसेक्शन, लोब को हटा दिया, लोबेक्टोमी, लंग को हटा दिया, न्यूमेनेक्टोमी। क्लियर। समटाइम फ्रेश लंग टिश्यू इम्प्लांटेड, दैट इज द लंग ट्रांसप्लांट। क्लियर। तो दैट इज सिंपल ऑल अबाउट दी ब्रोंकिएक्टेसिस।
हमने ब्रोंकिएक्टेसिस के बारे में बात करी, डेफिनेशन के बारे में बात करी। दोबारा थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं कि हमने ब्रोंकिएक्टेसिस में क्या क्या बात करी है। हमने बोला इसकी डेफिनेशन, ब्रोंकिएक्टेसिस का मतलब क्रोनिक इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ऐसा क्यों? ड्यू टू द डैमेज ऑफ इलास्टिक एंड मसल्स ऑफ द लंग्स। लंग्स के अंदर जो इलास्टिक टिश्यू है और जो मसल्स हैं, बेसिकली स्मूथ मसल्स होती हैं, उनका डैमेज हो जाता है। इसकी वजह से लंग के टिश्यू की नॉर्मल शेप मेंटेन नहीं रहती और वो डायलेट हो जाती हैं। अब लंग के कौन से टिश्यू? तो वो टिश्यू जो ब्रोंकियल ट्री बनाते हैं, फ्रॉम प्राइमरी ब्रोंकाई टिल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, जो भी एरिया है वो डायलेट हो जाता है। क्लियर? यहाँ ये डायलेशन क्यों होता है? कई कारण हैं। एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, एयरवे में इंजरी हो जाए, सिस्टिक फाइब्रोसिस मरीज को हो, मरीज में लॉन्ग टर्म पल्मोनरी इन्फेक्शन हो लाइक ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, एडिनोवायरस निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया, या जो सीलिया नॉर्मल काम करते हैं वो ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी नॉर्मल काम यहाँ पे नहीं करें। कार्टाजिनर सिंड्रोम कहते हैं इसको, अल्टर सीलियरी प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया, अल्टर्ड सीलियरी मूवमेंट भी इसको कहते हैं। और कई बार ये डिजीज होती है लेकिन कारण नहीं पता होता है, इसलिए इसको इडियोपैथिक कॉज के अंदर हम डाल देते हैं। फिर हमने साइन एंड सिम्टम्स देखे। क्रोनिक कफ यहाँ मरीज को होता है, पुरुलेंट स्पुटम यहाँ प्रोड्यूस करता है बहुत एक्सेसिव अमाउंट में, सांस लेने में मरीज को दिक्कत होती है, कफ तो वो करेगा ही, साथ में कफ के साथ मुझे भी कफिंग हो रहा है, स्पुटम के साथ ब्लड वहाँ आएगा, हिमोप्टिसिस मरीज को होगा, साथ में मरीज बहुत ज़्यादा वीकेंड फील करेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा फटिक फील करेगा, क्लबिंग ऑफ फिंगर यहाँ देखने को मिलेगा, जिसका मतलब होता है कि नेल प्लेट का कर्व बढ़ जाना, कर्वेचर ऑफ नेल प्लेट विल बी इंक्रीज। साथ में स्केम्ब्रोथ साइन यहाँ प्रेजेंट। स्केम्ब्रोथ साइन का मतलब दो नाखूनों के बीच में जगह यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। स्केम्ब्रोथ विंडो अपसेंट, विंडो मतलब खिड़की, दो फिंगर्स के बीच में, नाखूनों के बीच में एक विंडो, खिड़की यहाँ अपसेंट होती है। क्लियर? तो यही हमने साइन एंड सिम्टम्स के बारे में देखा। फिर हमने डायग्नोसिस के बारे में देखा। मेन डायग्नोसिस जो यहाँ करना होता है वो चूंकि एनाटॉमिकल डिफेक्ट है और उसके लिए हमको बेसिकली एक्सरे करना होता है, चेस्ट रेडियोग्राफ, लेकिन कई बार क्लियर विजुलाइजेशन के लिए हम पेशेंट में ब्रोंकोग्राम भी करते हैं और ज़्यादा अच्छे से देखने के लिए सीटी स्कैन भी करते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो चूँकि इरिवर्सिबल डैमेज यहाँ हो रहा है तो मेडिकल मैनेजमेंट तो सिर्फ सपोर्टिव होता है, सिम्टोमेटिक देना होता है, मेन यहाँ मैनेजमेंट होता है सर्जरी में सेगमेंट को कई बार हटा देते हैं कट करके, सेगमेंटेक्टोमी या सेगमेंटल रिसेक्शन करते हैं। कई बार यहाँ लोब को हटा दिया जाता है सर्जरी करते हुए, लोबेक्टोमी कहते हैं। कई बार हम इंटायर लंग को हटा देते हैं, निम्नोनेक्टोमी कहा जाता है इसको, डेफिनेशन भी आया हुआ है निम्नोनेक्टोमी का एग्जाम है, दैट मीन्स द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द लंग, निम्नोनेक्टोमी। फिर लंग ट्रांसप्लांट भी कई कंडीशन में यहाँ पे किया जाता है। क्लियर? चेस्ट फिजियोथेरेपी भी यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सिक्रेशंस अगर निकल जाते हैं तो एज सच ब्रोंकिएक्टेसिस की कंडीशन मरीज में नहीं होती है, डिस्निया जो हो रहा है वो नहीं होता है। तो फर्दर बीमारी हो गई तो आगे डिस्निया की प्रॉब्लम को भी रोकता है चेस्ट फिजियोथेरेपी। मरीज को लिटाना है, वाइब्रेशन करना है, परकशन करना है, और पोस्चुरल ड्रेनेज। पोस्चुरल ड्रेनेज का मतलब होता है कि बॉडी में लंग सेगमेंट की पोजीशन हम ऐसी रखें कि ग्रेविटी मदद करें, अपने आप ही गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो कोई भी लिक्विड फ्लूइड होता है वो सीधा नीचे ग्रेविटी की तरफ आता है, तो सेंट्रल एयरवे नीचे रखेंगे और लंग का वो भाग जहाँ पे सिक्रेशन ज़्यादा है ऊपर उठा के रखेंगे और अपने आप सेंट्रल एयरवे में वो सेगमेंट ड्रेन होके आ जाएगा। जैसे सेंट्रल एयरवे में आएगा या तो सक्शनिंग करेंगे हम और सिक्रेशंस बाहर निकाल देंगे, और मरीज अगर थोड़ा सा हेल्दी है तो अफेक्टिव कफिंग करके भी वो बाहर निकाल सकता है ना। बोलते हैं इसको पोस्चुरल ड्रेनेज, दैट मीन्स सिंपली ड्रेनेज विथ हेल्प ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम डिफरेंट लंग सेगमेंट। क्लियर? दैट इज द पोस्चुरल ड्रेनेज। तो इट इज ऑल अबाउट सिंपल टॉपिक कॉल्ड ब्रोंकिएक्टेसिस। क्लियर?